आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है इन ए बोहर मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n बराबर 1 to n बराबर 3 हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है जो बोहर का मॉडल है परमाणु के लिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 कक्षा से n बराबर 3 कक्षा में जंप कर रहा है। तो कह रहा है कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। तो देखिए हमने बताया था कि नाभिक के जब नज़दीक होता है इलेक्ट्रॉन तो पास होने की वजह से नाभिक का आकर्षण बल उस पर ज़्यादा लगता है। अब उस आकर्षण बल से मुक्त होने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा दे दी जाए तो नाभिक से दूर चला जाएगा। तो जो अगली कक्षाएं हैं वो नाभिक से दूर होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पास में कक्षा होगी उसकी ऊर्जा कम होगी, जो नाभिक से दूर की कक्षा होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। और वो ऊर्जा ज़्यादा कैसे आई? ऊर्जा अवशोषित किया तभी तो ज़्यादा हुई। तो एक मुद्दा क्लियर हो गया कि ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी। अब कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी वो निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है En = -13.6 Z²/n²। बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अब तीसरे से पहले से तीसरे में जा रहा है, तो तीसरे की ऊर्जा ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊर्जा में कम को घटाया जा रहा है। तो E3 - E1 हो जाएगा -13.6 × 1 का स्क्वायर। क्योंकि बोहर मॉडल है तो हाइड्रोजन हम लेंगे। हाइड्रोजन के लिए बोहर मॉडल था तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी द्रव्यमान परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो Z² की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान ब्रैकेट में 1/n2² - 1/n1²। हमारा जो भी हो, मतलब बाद वाले में पहला करना है, चाहे जिसको n1 माने चाहे जिसको n2। तो बाद वाला हमारा मतलब ज़्यादा ऊर्जा वाला 3 है तो तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर -1 पहली कक्षा का स्क्वायर। ये आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो सॉल्व किया गया तो आ गया +12.088 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻19 जूल होता है। तो इसमें गुणा कर देंगे इतने का 1.602 × 10⁻19 का, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो जो आया आंसर जूल में उसमें 10⁻7 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर अर्ग में आ जाएगा। अब देखिए इसने सॉल्यूशन में किया होगा। तो 21 नंबर देखते हैं। ये देखिए डायरेक्ट इसने फार्मूला लगा दिया है पहली कक्षा के लिए और बाद वाली कक्षा के लिए। जो हम लोग 13.6 कह रहे थे वो इसने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -145.7 किलो जूल। अब कह रहा है द एनर्जी एब्जॉर्ब होना इन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n बराबर 1 to n बराबर 3। अब जायज़ बात है कि पहली कक्षा से अगली कक्षा में जाएगी तो ऊर्जा होगी तभी नाभिक के आकर्षण से दूर जा पाएगा, तो ऊर्जा अवशोषित होगी। तो वही कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए तीसरी कक्षा और पहली कक्षा में एनर्जी का अंतर अलग से इसने निकाला है। तो E3 - E1 बराबर पहली कक्षा में -145.7 है, माइनस तीसरी कक्षा में -13.12 है। तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने पे चूंकि ये ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 1166.3 किलो जूल प्रति मोल आ गया। अब इसको मोल में आया, देखिए इसने मोल में किसी तरह निकाला है, आप उस तरह निकालिएगा जैसा हमने बताया। तो मोल को अब किलो जूल में बदलना है तो अवगाद्रो नंबर के बराबर भाग देना पड़ेगा। तो 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल है। तो एक मोल में जो नंबर होते हैं उसका भाग दे दिया तो किलो जूल में बदल गया, जूल में आ गया। अब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है तो इसमें 10⁻7 का गुणा कर दिया तो 193.6 × 10⁻13 अर्ग हमारा आंसर हो गया। इसको और सिंपल किया तो 0.1936 × 10⁻10 अर्ग हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ग्राउंड स्टेट मतलब पहली कक्षा, फ्लोर लेवल पर, एकदम धरातल पर, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ Li+2 आयन। तो Li+2 आयन यानी लिथियम आयन की
उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब +2 आया है, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या उसकी 3 है। तो कह रहा है कि उसकी कितनी रेडियस होगी ये हमको बताना है। तो देखिए 2, अगर इसमें 3 परमाणु क्रमांक है या इसी को परमाणु संख्या कह सकते हैं, तो 3 है, इसका वो होता है 3Li7 लिखा जाता है। तो इससे मतलब है अब यही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उदासीन है तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब इससे 2 निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये हाइड्रोजन आइटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी तरह व्यवहार करेगा। तो इसीलिए उसने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिया है, यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दे दिया है। अब लिथियम की पूछ रहा है तो सीधा हम लोग फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए सीधा हमने फार्मूला लगा दिया। तो कह रहा है ड्यू टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम n बराबर 1। ग्राउंड स्टेट यानी एकदम पास वाली कक्षा के लेवल पे, तो एक ही कक्षा होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के लिए, तो इसलिए n बराबर 1 लिख दिया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम हमको दिया है r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एटॉमिक नंबर Li का कितना है, 3 है, तो 3। अब रेडियस ऑफ Li आइटम बराबर r इंटू n²/z²। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको रख देंगे। तो रेडियस किसी भी की हो तो ये वैल्यू होती है। तो अब r हमको हाइड्रोजन के लिए 0.53 दिया है, और n मतलब कौन सी कक्षा, ग्राउंड स्टेट पे कह रहा है तो पहले ही कक्षा होगी, तो n बराबर 1 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया अपान z की वैल्यू Li के लिए 3 है तो 3 कर दिया, तो 0.17 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज। हाइड्रोजन आइटम की nवीं बोहर ऑर्बिट के लिए कह रहा है कि ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे है तो उसके लिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला होता है, पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, तो सीधा फार्मूला ही हमसे पूछ लिया है। वैसे z² अपान n² होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है तो उसको नहीं लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। कह रहा है हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है, जब उसका जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो विकिरण निकालेंगे तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा। तो कह रहा है कि हीलियम का स्पेक्ट्रम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके स्पेक्ट्रम जैसा होगा। अब देखिए आंसर, चूंकि 2He4 लिखा जाता है और 3Li7 लिखा जाता है। अब यही हमारी नीचे वाली प्रोटॉनों की संख्या है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब कह रहा है Li प्लस बन गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब 3 - 1 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, किसके पास, Li+1 के पास, Li+1 के पास। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और यही प्रोटॉनों की संख्या, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब हीलियम है, इसमें प्लस तो है नहीं, तो इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन समान है, तो इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनसे विकिरण निकलती है। अब दोनों में 2-2 ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की विकिरण समान होगी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। कह रहा है बोथ He एंड Li कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक में, इसलिए जो विकिरण निकलेगी तो इनमें दोनों की विकिरण समान होगी, एक ही जैसी होगी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ H एटम इज गिवन बाई। कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट, अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब पहली ही बोहर कक्षा, बोहर जोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने मॉडल दिया था,
अगर उसकी रेडियस n है तो h एटम के लिए r रेडियस है अगर पहली ऑर्बिट की तो nth की क्या होगी। सीधा फिर फार्मूला पूछ लिया। अब देखिए सीधा फार्मूला ही होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार आ गया है। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू r0 n स्क्वायर होता है, r0 n स्क्वायर होता है। तो रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट ऑफ h एटम इक्वल टू r0 n स्क्वायर। यहाँ पर r0 जो है पहली ऑर्बिट 0 लगाया, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट, बेसिक स्टेट, भूतल वाली, यानी सबसे नाभिक के पास वाली, तो पहली ही कक्षा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये त्रिज्या हो जाएगी r0। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा 25 का सही हो जाएगा। ये r0 n स्क्वायर, इसमें r0 नहीं लगाया है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज क्या होगी। अगर बोहर रेडियस a0 बराबर 52.9 पिकोमीटर, तो कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन एटम हमको दिया गया है, हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके लिए कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए। अगर बोहर ऑर्बिट a0 हमको 52.9 पिकोमीटर, अभी r0 था, अब a0 आ गया, इसका मतलब ये भूतल वाली है, ग्राउंड स्टेट वाली, पहली वाली, तो पहली वाली दे दिया है और दूसरी वाली हमसे पूछ रहा है सेकेंड बोहर ऑर्बिट, दूसरी वाली की वेवलेंथ पूछ रहा है, पहली की दे दिया। अब यहाँ पर सीधा देखिए बोहर रेडियस a0 52.9 पिकोमीटर क्वेश्चन में दे दिया है। अब n बराबर 2 दूसरे के लिए, तो फार्मूला होता है rn बराबर n स्क्वायर a0, या आप r0 कह सकते हैं, तो rn बराबर n स्क्वायर a0। अब दूसरी कक्षा के लिए n हमारा कक्षा की संख्या है, सेल की संख्या है, तो दूसरी कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर a0 यानी 4 इंटू a0 हमको दिया है 52.9 पिकोमीटर, तो आ गया 211.6 पिकोमीटर। ये हमारा मतलब दूसरी कक्षा के लिए वेवलेंथ आ गई, तरंग दैर्ध्य जिसको हिंदी में कहेंगे। अब देखिए अगर हमको और आगे निकालना है, तो कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन इक्वेशन। कह रहा है अगर हमको कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग निकालना हो इलेक्ट्रॉन का इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट, ध्यान दीजिए स्टेशनरी स्टेट का मतलब, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, स्थिर। तो अब ये शब्द क्यों लिख रहा है स्टेशनरी स्टेट, इसलिए लिख रहा है कि हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्थिति और वेग एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये कोणीय संवेग है, तो इसमें कहीं ना कहीं वेग भी शामिल है, इसलिए स्टेशनरी स्टेट में कह रहा है स्थिर अवस्था में, इसीलिए शब्द यूज कर रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एन इक्वेशन, तो स्टेशनरी स्टेट में कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये कोई नाभिक है और उसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अब समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसकी परिधि पे ही चक्कर लगा रहा है, नाभिक से कुछ दूर ये वृत्ताकार कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा तो परिधि ही होगी। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, रेखीय वेग कह सकते हैं। अब कोणीय संवेग की बात आ जाएगी, कोणीय संवेग, तो कोणीय, अब चूंकि कोण आ गया तो कोण में कोई चीज घूमेगी तो त्रिज्या में ही घूमेगी, वृत्त बनेगी तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, तो इसीलिए एम वी के साथ में आर भी जोड़ दिया गया, इसीलिए एम वी आर लिखा है कोणीय संवेग के लिए। तो ये कोणीय संवेग जो है हमारा, ये n इंटू एच अपान 2 पाई के बराबर होगा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए अब बात आती है दूसरी कक्षा के लिए, तो दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 हो जाएगा इंटू एच अपान 2 पाई।
2 कट जाएगा तो एच अपान पाई आ जाएगा, यानी एम वी आर, अब ये पाई इधर चला जाएगा तो एम वी आर पाई बराबर एच के हो जाएगा ये चीज़। अब दी ब्रोगली इक्वेशन, अब अगर हम दी ब्रोगली इक्वेशन लगा दें तो दी ब्रोगली इक्वेशन होती है एच बराबर के अनुसार तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा बराबर एच अपान एम वी होती है, बहुत बार आ चुका है। अब लैम्डा एम वी बराबर एच हो जाएगा अगर इसको इधर ले जाएंगे। अब एच का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं एम वी आर पाई, तो इसी के बराबर कर देंगे, तो एच की जगह ये लैम्डा एम वी वैसे रहेगा, इधर एम वी आर पाई रख देंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब जब हम ऐसा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा एम वी आर पाई, तो ये एम वी कट जाएगा, तो पाई आर बटेगा लैम्डा के बराबर, तो वही लैम्डा बराबर पाई आर लिख दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, अब आर की अगर वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू रख दें तो ये पाई हमारा 3.14 है, इंटू आर की वैल्यू ऊपर निकल के आई थी, उसको देख लेते हैं। आर की वैल्यू ऊपर निकल के क्या आई थी 211.6 आर एन की वैल्यू दूसरी कक्षा के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 211.6। तो सॉल्व करेंगे तो इसने पाई के पाई लिख दिया, तो सीधा यही आंसर आ गया 211.6 पाई पिकोमीटर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए 0.66 kg ball is moving with the speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। कह रहा है कि जो हमारी बाल यानी गेंद है उसका द्रव्यमान है 0.66 किलोग्राम। कह रहा मूविंग विद द स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, मतलब गति कर रही है। तो कह रहा है द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। सब कुछ तो हमको दे ही दिया है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 27 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के हिसाब फार्मूला क्या होता है लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं इनको याद कर लीजिए। अब एच हमको पता है 6.6 × 10⁻⁴ जूल होता है, और यम द्रव्यमान दे दिया है क्वेश्चन में 0.66 किलोग्राम की गेंद है, और उसका वेग क्या दे दिया है चाल 100 मीटर पर सेकेंड। सीधा सब वैल्यू रख दीजिए। एच बराबर लैम्डा बराबर एच की वैल्यू दी है 6.6 × 10⁻⁴ अपान यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान 0.66 kg, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा। तो डायरेक्ट मीटर में निकाल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब वेलोसिटी हमको दे दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का गुणा कर दिया तो आ गया 1 × 10⁻⁻⁵ मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंट आर इक्वल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, पोजीशन का मतलब स्थिति। तो कह रहा है कि संवेग, मोमेंटम का मतलब संवेग, तो संवेग में अनिश्चितता और पोजीशन में यानी स्थिति में अनिश्चितता आर इक्वल मतलब बराबर है। तो कह रहा है देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, तो वेग में कितनी अनिश्चितता होगी। कह रहा है स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है, तो वेग में अनिश्चितता कितनी होगी। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सब देखिए एनसीईआरटी ही आएगा। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के होता है। इसको याद कर लीजिए। जो बॉक्स में बंद कर रहे हैं एक डायरी बना लीजिए या एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट करते चलिए। तो इतना हो गया। अब डेल्टा पी हमारा क्या है, संवेग है, रेखीय संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग में अनिश्चितता है तो डेल्टा भी लिख दिया, इनटू स्थिति में अनिश्चितता है इसलिए डेल्टा एक्स लिख दिया। अब ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के।
क्योंकि डेल्टा पी बराबर एम वी होता है, इसलिए उसको एम वी कर दिया। अब चूंकि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता के इक्वल यानी बराबर है, तो हम किसी एक की जगह दूसरे को रख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए डेल एम डेल्टा वी संवेग में अनिश्चितता बराबर है, तो इस पूरी की जगह ये ही रख दिया। तो अब इसका स्क्वायर हो जाएगा जब पूरा यहाँ रख देगा, क्योंकि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता के बराबर है। तो ये पूरा जब उठा के इसकी जगह ये भी रख दिया जाएगा तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी इधर आ जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2m अंडर रूट एच अपान पाई आ जाएगा। जब इसको हटाएंगे, जब इसका रूट हटेगा तो ये हाफ लगा दिया, एम का रूट हटाया, इसका नहीं हटाया तो रूट करके एच अपान पाई लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻28 ग्राम। कह रहा है कि जब हम नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का, पोजीशन जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति की माप कर रहे हैं तो कह रहा है इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि संवेग में अनिश्चितता से एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ कह रहा है? क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान के कारण ही पोजीशन होगी। विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो मोमेंटम इसका कितना है जिसमें अनिश्चितता है 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, संवेग में अनिश्चितता दे दिया तो कह रहा है वेग में अनिश्चितता कितनी है। कह रहा है अगर मास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको 9 × 10⁻18 ग्राम दे दिया गया, तो द्रव्यमान दे दिया और संवेग में अनिश्चितता दे दिया, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे तो वेग निकल आएगा। बस हमको हाइजेनबर्ग का फार्मूला लगा देना। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये दे दिया है 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये संवेग या यम भी दे दिया है। अब देखिए, अब यम डेल्टा भी क्यों लिख रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो फिक्स है, अब वेग में ही अनिश्चितता हो सकती है, इसलिए डेल्टा भी लिखा है। यम में डेल्टा एम नहीं लिखा। बात समझ लीजिए कि क्यों नहीं लिखा। अब ये दिया है क्वेश्चन में 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेग में अनिश्चितता कितना होगी। तो ये देखिए आ गया हमारा वेग बराबर हो जाएगा ये संवेग 1 × 10⁻18 जो संवेग दिया है। अब इसमें यम भी है वी भी है, तो अगर हमको वी निकालना है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है उससे अगर हम भाग दे दें तो वी भर बचेगा। अरे भाई एम डेल्टा वी है, अब इसमें अगर एम का भाग दे दिया है तो वी भर बचेगा। तो ये जो पूरा लिखा है संवेग है, तो इसमें यम भी है वी भी है, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इसमें यम है, इसमें यम वी है, इसमें यम है, तो यम यम कट जाएगा ना, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दिया तो वेग भर बचेगा। तो 1.1 × 10⁻9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर आ गया। इसमें कौन सी बड़ी ताज्जुब की बात है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है गिवन मतलब दिया गया है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया है 9.11 × 10⁻31 kg। प्लैंक कांस्टेंट दे दिया है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम इज।
कह रहा है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वेग, वेलोसिटी मतलब वेग के नापने में कितनी अनिश्चितता होगी। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगा दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 यहाँ पर इक्वल लिखा है, हालांकि इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो उसने बराबर कर लिया है। तो अब डेल्टा एक्स हमको दे दिया है क्वेश्चन में 0.1 इंटू 10⁻⁻10। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। डेल्टा भी हमको निकालना है, बराबर प्लैंक कांस्टेंट का हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14। तो सॉल्व किया तो पूरा डेल्टा भी हमारा आ गया 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें। कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जो संवेग में अनिश्चितता है इलेक्ट्रॉन के, वो दे दी गई है 1 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है द सर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी, तो संवेग पोजीशन मतलब स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, अनसर्टेनिटी, अगर एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो। तो हमको एच दे दिया और संवेग में अनिश्चितता दे दिया, पोजीशन पूछ रहा है, सीधा फार्मूला लगा देना। देखिए यहाँ पर वही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का फार्मूला लगा दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 या इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये फार्मूला है, 50 बार बता चुके, किसको याद कर लीजिए, फिर बॉक्स में बंद कर दिया, याद करते रहिए। अब डेल्टा एक्स बराबर ये डेल्टा पी नीचे चला जाएगा, एच की वैल्यू रख दिया 6.62 इंटू 10⁻34, पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा पी हमको 10⁻⁵ क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 5.27 इंटू 10⁻30 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगी किसी पार्टिकल मतलब कण की, यदि उसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो और वेग 100 मीटर पर सेकेंड हो। सीधा सीधा फार्मूला लगा देना। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लगा दिया, लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। एच हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड में होता है, चूंकि वेग हमको और द्रव्यमान ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो हम प्लैंक कांस्टेंट को भी अर्ग में लिखेंगे। तो जूल इंटू सेकेंड, अब उसमें 10⁻7 का भाग दे देंगे तो अर्ग में बदल जाएगा, कौन सी नई बात है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सॉल्व करने पे हाँ एम की वैल्यू 1 ग्राम रख दिया और वेलोसिटी 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। सॉल्व किए तो आ गया 6.63 इंटू 10⁻31 सेंटीमीटर, लगभग 6.63 इंटू 10⁻33 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम आइटम इज नोन विद 1 नैनोमीटर। कह रहा है कि स्थिति अगर देखी जाए इलेक्ट्रॉन और हीलियम दोनों की, तो नोन मतलब हमको ज्ञात है वो कितनी है, 1 नैनोमीटर। अब कह रहा है फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन 5 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कह रहा है स्थिति तो हमको दोनों की पता है, इलेक्ट्रॉन और हीलियम की, वो है 1 नैनोमीटर, लेकिन संवेग मोमेंटम संवेग जो है वो इलेक्ट्रॉन का पता है 5 इंटू 10⁻26। तो कह रहा है द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम इज। तो कह रहा है कम से कम अनिश्चितता कितनी नापी जाएगी, तो होगी
संवेग में अगर हीलियम एटम का नापा जाए, तो इस स्थिति में अनिश्चितता दोनों की दे दिया है, इलेक्ट्रॉन और हीलियम की, लेकिन संवेग में अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन की दिया है और हीलियम परमाणु की अनिश्चितता पूछ रहा है। तो दो चीज़ों की तुलना किया है। यहाँ पर देखिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग 3 गुणे 10⁻4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्वेश्चन में दे दिया गया। अब एक्यूरेसी देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करना है, हम लोग 34 देख रहे हैं, तो इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकल। कह रहा है कि अगर हम अनिश्चितता सिद्धांत की बात करें तो स्थिति और संवेग दोनों में अनिश्चितता किसी कण के लिए, पार्टिकल मीन्स कण के लिए कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है? दैट इज मतलब वो क्या होती है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π होती है। अब देखिए एस डेल्टा एक्स बराबर 1 नैनोमीटर फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम, सो डेल्टा पी इज आल्सो सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स। कह रहा है एस डेल्टा एक्स बराबर 1 नैनोमीटर, अगर डेल्टा एक्स बराबर 1 नैनोमीटर हो फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम, इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम दोनों के लिए, तो कह रहा है सो डेल्टा पी इज आल्सो सेम फॉर बोथ द पार्टिकल। अगर डेल्टा एक्स 1 नैनोमीटर फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, हमको क्वेश्चन में बता रहा है कि पोजीशन में अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन हीलियम की 1 नैनोमीटर है, तो कह रहा है सो डेल्टा पी इज आल्सो सेम फॉर बोथ द पार्टिकल। क्यों? डेल्टा पी दोनों पार्टिकल के लिए समान क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो h/4π, h भी हमारा कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए कह रहा है कि जब डेल्टा एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए, तो डेल्टा पी इज आल्सो सेम फॉर बोथ द पार्टिकल, तो डेल्टा पी भी दोनों कणों के लिए हमारा सेम होगा। दस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम इज आल्सो 5 × 10⁻26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हीलियम परमाणु के लिए भी संवेग 5 × 10⁻26 ही होगा। तो 33 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब 34 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।